पिछली क्लास में हमने फिस्कल पॉलिसी के ऊपर बात करनी शुरू की थी। फिस्कल पॉलिसी में हमने देखा था, सबसे पहले हमने देखा था कि इकोनॉमिक पॉलिसी में हम दो तरह की पॉलिसी देखते हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए चलाई जाती है, वहीं फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और बोरोइंग के ऊपर बात करती है। फिस्कल पॉलिसी की हमने प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव भी देखी थी, जिसमें चार ऑब्जेक्टिव के बारे में हमने पढ़ा था: प्रमोटिंग ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज, रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटी और स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। फिर हमने फिस्कल पॉलिसी के तीन कंपोनेंट्स के ऊपर बात की थी, जिसमें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और बोरोइंग के बारे में हमने कहा था। और हम फिर उसके बाद रेवेन्यू के ऊपर बात कर रहे थे। रेवेन्यू में हमने देखा कि गवर्नमेंट की ब्रॉडली दो कैटेगरीज होती हैं रेवेन्यू की, एक टैक्स रेवेन्यू और दूसरी नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में टैक्स रेवेन्यू की शेयर जो है किसी गवर्नमेंट रेवेन्यू में सबसे अधिक होती है। इनफैक्ट इंडिया के केस में जो करेंट शेयर है टैक्स रेवेन्यू की, वो है ऑलमोस्ट 80%, और वही नॉन टैक्स रेवेन्यू की शेयर आ जाती है ऑलमोस्ट 20%। यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू की एग्जांपल मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ये तो एक क्लासिफिकेशन है टैक्स रेवेन्यू, टैक्स स्ट्रक्चर को क्लासिफाई करने की। इसके अलावा मैंने आपको दो और स्ट्रक्चर बताए थे, जिसमें दो और क्लासिफिकेशन बताए थे, जो जिसमें स्पेसिफिक और एड वैलोरम टैक्स आती है, और एक क्लासिफिकेशन है प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स में। यहाँ पे जो टैक्स रेवेन्यू की एक एग्जांपल मैंने बताई थी, इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स या कैपिटल गेन्स टैक्स। वही नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाएगी हमारी जो दूसरे सोर्सेज हैं बिना टैक्स के, जहाँ पे गवर्नमेंट को पैसे आते हैं, वो है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट या फिर एसेट मोनेटाइजेशन। इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू में इंटरेस्ट ऑन लोन्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट लोन देती है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देती है, वो इंटरेस्ट भी नॉन टैक्स रेवेन्यू की शेयर है। फिर जो गवर्नमेंट हमसे कुछ फीस लेती है अपनी कोई सर्विस देने की, तो गवर्नमेंट से फीस चार्ज कर सकती है, वो फीस भी नॉन टैक्स रेवेन्यू की ही पार्ट है। आज की वीडियो में हम रेवेन्यू के ऊपर बात करेंगे। हालांकि रेवेन्यू के ऊपर हमने बात कल शुरू कर दी थी, जिसमें सबसे पहले हम टैक्स रेवेन्यू यानी कि टैक्सेशन सिस्टम के ऊपर हम बात करना शुरू कर चुके थे। टैक्सेशन सिस्टम, और टैक्सेशन सिस्टम में हमने देखा था कि तीन तरह की क्लासिफिकेशन, एक जनरल इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में जो टैक्सेशन सिस्टम होती है तो उसको हम तीन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक हमने देखा था डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच क्लासिफिकेशन, यानी कि किसी भी कंट्री के टैक्स को हम या तो डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी स्पेसिफिक वर्सेस स्पेसिफिक एंड एड वेलोरम, यानी कि ऑन वैल्यू एड वेलोरम टैक्स। और तीसरी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स। तो ये तीन ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, जिसमें हम किसी भी कंट्री के टैक्स सिस्टम को या टैक्सेशन को क्लासिफाई करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम इन तीनों क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे पहले। तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स क्या होती है? डायरेक्ट टैक्स, हेडिंग डालेंगे डायरेक्ट टैक्स।
डायरेक्ट टैक्स वैसी टैक्स होती है, डायरेक्ट टैक्स वैसी टैक्स होती है जो जिस पर लगाई जाती है वही उसको पे करता है। इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं, फिर इसको हम क्लेरिफाई करेंगे। अ डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स which is paid by the individual or the entity on which it is imposed। यानी कि जिस किसी इंडिविजुअल या एंटिटी पे डायरेक्ट टैक्स लगाई जाती है वही इंडिविजुअल या एंटिटी इसको पे करेगा। इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू समवन एल्स। किसी दूसरे पर डायरेक्ट टैक्स की बर्डन को शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर डायरेक्ट टैक्स मुझ पर इम्पोज की गई है तो उसको मैं ही पे करूंगा, आप उसको पे नहीं करेंगे। या किसी कंपनी पर अगर डायरेक्ट टैक्स इम्पोज की गई है तो वो कंपनी उसको पे करेगी, कोई और उसको पे नहीं करेगा। जो टैक्स की बर्डन है वो उसी को शेयर करना पड़ेगा जिस पे टैक्स इम्पोज की जाती है, उसकी बर्डन टैक्स के बर्डन को किसी और पे शिफ्ट नहीं की जा सकती है। इसकी जो एग्जांपल है डायरेक्ट टैक्स की, डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल है वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसके अलावा कॉरपोरेट टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल है। इनकम टैक्स किसी इंडिविजुअल पर लगती है, किसी इंडिविजुअल के इनकम पर लगती है, और कॉरपोरेट टैक्स किसी कंपनी के इनकम पर लगती है। इसके अलावा एक टैक्स होती है कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स, ये टैक्स लगाई जाती है किसी कंपनी के प्रॉफिट पर। तो कैपिटल गेन्स टैक्स भी एक डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल है। इसके अलावा भी कई सारे डायरेक्ट टैक्स होते हैं, जैसे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स या इक्वलाइजेशन लेवी या डिजिटल टैक्स। इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब पढ़ रहे होंगे। तो ये कुछ एग्जांपल हैं डायरेक्ट टैक्स के। अब इसमें क्या होता है कि इनकम टैक्स, जैसे मैं कहीं पे जॉब करता हूँ तो मुझे उसकी सैलरी मिलती है, तो उस सैलरी के बेसिस पे, मेरे इनकम के बेसिस पे मुझ पे टैक्स इम्पोज की जाती है। और ये जो टैक्स इम्पोज की जाएगी ये पे की जाएगी मेरे द्वारा। आई विल हैव टू पे दिस टैक्स। उसी तरह कंपनी है, जैसे मान लो इन्फोसिस एक कंपनी है या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो उसकी इनकम पर जो टैक्स लगती है वो वही एंटिटी पे करेगी जिस पर टिकट टैक्स लगती है। तो टैक्स बर्डन को शेयर नहीं किया जा सकता है डायरेक्ट टैक्स में के केस में। और डायरेक्ट टैक्स जो है, डायरेक्ट टैक्स यहाँ पे आप नोट करके लिख लो कि डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव इन नेचर का क्या मतलब है? डायरेक्ट टैक्स को प्रोग्रेसिव कही जाती है, प्रोग्रेसिव इन नेचर, क्योंकि इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग
इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में ये डायरेक्ट टैक्स काम आती है। अब कैसे इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करती है, तो हम इसको एक इनकम टैक्स के एग्जांपल से समझते हैं। मान लो अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो उसके साथ रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ेगी। अब इंडिया के केस में एक टैक्स स्लैब बनाई गई है, यानी कि अगर आप उस पर्टिकुलर इनकम कैटेगरी में आते हैं तो आपको उतनी पर्टिकुलर टैक्स देनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप की इनकम बढ़ेगी और आप दूसरे स्लैब में चले जाएंगे तो आपको उस स्लैब के हिसाब से टैक्स देनी पड़ेगी। नॉर्मली इनकम टैक्स में इनकम के बढ़ने के साथ आपकी रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ती है। तो इसका मतलब है कि जो ज्यादा इनकम ग्रुप में है, जो अधिक इनकम कमाते हैं, उनको अधिक टैक्स देना पड़ेगा, और जो कम इनकम कमाते हैं उनको कम टैक्स देना पड़ेगा। इससे इनकम इनक्वालिटी रिड्यूस होती है। इसलिए इन डायरेक्ट टैक्स को हम प्रोग्रेसिव टैक्स भी कहते हैं। देयरफॉर डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। अब अगर डायरेक्ट टैक्स हम समझ गए हैं कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होती है जिसकी बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं की जा सकती, तो हम इनडायरेक्ट टैक्स को भी इसी तरीके से समझेंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएगी? वैसी टैक्स जिसकी बर्डन किसी और पे शिफ्ट की जा सकती है। इनडायरेक्ट टैक्स की बर्डन किसी और पे शिफ्ट की जा सकती है, यानी कि टैक्स इज इम्पोज्ड टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन समवन बट पेड बाय समवन एल्स। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शेयर्ड। इनडायरेक्ट टैक्स की बर्डन को शेयर की जा सकती है। अब इनडायरेक्ट टैक्स लगती किसी और पे है पर उसको पे कोई और करता है। सबसे इसमें जो एग्जांपल है, अहम एग्जांपल, वो है जीएसटी की। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट जाते हैं या कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट पे देखते होंगे जीएसटी लगी हुई है, या रेस्टोरेंट में आपसे जीएसटी चार्ज की जाती है। तो जीएसटी लगती है किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, लेट से इन दिस केस रेस्टोरेंट पे जीएसटी लगी हुई है। पर पर दिस जीएसटी इज पेड बाय कंज्यूमर्स, so the burden of tax is shifted to consumer। burden of tax is shifted to consumers। सिमिलरली एग्जांपल है वैट की। अगर आप अल्कोहल खरीदते हैं तो अल्कोहल पे जो वैट लगती है वो वैट कंपनी को पे करनी होगी, पर वो एक्चुअली क्या करती है, कंपनी कंज्यूमर पे शिफ्ट कर देती है। सो अल्टीमेटली कंज्यूमर हैज टू पे दिस वैट एज वेल। सो बर्डन ऑफ टैक्स और इनडायरेक्ट बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू फाइनल कंज्यूमर और समवन एल्स। तो जिस पे द इनडायरेक्ट टैक्स लगी वो पे नहीं करता है बल्कि कोई और पे करता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि 1991 में गवर्नमेंट ने जो कलेक्ट किया था, तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की शेयर इन टोटल गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, it was 19% direct tax and 81% indirect tax। और 2025-26 में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की जो शेयर थी
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के जो शेयर, वो डायरेक्ट की बढ़ के हो गई है 54%, और इनडायरेक्ट टैक्स की शेयर बढ़कर हो गई है, घट कर हो गई है एक्चुअली 46%। तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं तो डायरेक्ट टैक्स की शेयर बढ़ रही है और इनडायरेक्ट टैक्स की शेयर घट रही है। तो जैसे जैसे इकोनॉमी प्रोग्रेस करती है, डायरेक्ट टैक्स की शेयर बढ़ती है और इनडायरेक्ट टैक्स की शेयर घटती है। कोई भी इकोनॉमी, कोई भी कंट्री हमेशा कोशिश करती है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रेशियो हमेशा इंक्रीज होती रहे। ऐसा क्यों करती है कंपनी, ऐसा क्यों कोई भी कंट्री चाहती है, कोई भी इकोनॉमी ऐसा क्यों चाहती है? डायरेक्ट के शेयर क्यों बढ़ाना चाहती है और इनडायरेक्ट की शेयर क्यों घटाना चाहती है? इस रेशियो को, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रेशियो को क्यों वो बढ़ा के रखना चाहती है? तो यहाँ पे एक चीज आप गौर करना कि इनडायरेक्ट टैक्स इज शेयर्ड इक्वली बाय एवरीवन। जैसे अंबानी साहब हैं और आप हैं, आप दोनों ही अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराने गए, तो अंबानी को भी 18% जीएसटी लगेगी और आपको भी 18% जीएसटी लगेगी। पर अंबानी की जो इनकम है वो आपसे कहीं ज्यादा है, अंबानी की इनकम आपसे कहीं ज्यादा है। तो जो टैक्स की बर्डन, इस 18% की बर्डन है, वो आपके ऊपर ज्यादा प्रोनाउंस होगी, वो बर्डन आपको ज्यादा महसूस होगी। तो इससे क्या होगा, अगर इनडायरेक्ट टैक्स की शेयर ज्यादा है रेवेन्यू में, तो इसका मतलब है कि जो सेम गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम कर रही है, अदर देन लग्जरी आइटम्स, जो कॉमन आइटम्स की बात है, फूड आइटम्स वगैरह या एनर्जी आइटम वगैरह, तो वो सभी इक्वली शेयर कर रहे हैं। पर उस पे इनकम इनइक्वालिटी के बावजूद इनकम इनइक्वालिटी के बावजूद भी हर कोई सेम रेट ऑफ टैक्स से टैक्स दे रहा है। तो इससे जिसकी इनकम कम है, रिलेटिवली जो पुअर है, उस पर टैक्स की बर्डन ज्यादा प्रोनाउंस करती है। तो इससे इनकम इनइक्वालिटी, जो हमने देखा था कि फोर ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी, उसमें एक ऑब्जेक्टिव थी कि इनकम इनइक्वालिटी को कम करना। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा होने की वजह से इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती है। इसलिए कोई भी कंट्री या कोई भी इकोनॉमी डायरेक्ट टैक्स के शेयर को बढ़ाना चाहती है और इनडायरेक्ट टैक्स के शेयर को घटाना चाहती है। आई होप कि ये बेसिक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये थी एक क्लासिफिकेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच। अब दूसरी क्लासिफिकेशन स्पेसिफिक और एड वेलोरम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, बहुत ही मजेदार भी है। तो दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है स्पेसिफिक वर्सेस एड वेलोरम टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स वर्सेस एड वेलोरम टैक्स। स्पेसिफिक वर्सेस एड वेलोरम टैक्स। अब इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्पेसिफिक टैक्स क्या होती है उसको जान लेते हैं। स्पेसिफिक टैक्स
स्पेसिफिक टैक्स वो टैक्स होती है, टैक्स इम्पोज ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कोमोडिटी। कोई भी गुड्स या सर्विसेज जो हम खरीदते हैं, तो उस गुड्स या सर्विसेज या कोमोडिटी के किसी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, किसी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर जो टैक्स चार्ज की जाती है, टैक्स इम्पोज की जाती है, वैसे टैक्स को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक टैक्स। अब ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है? ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है कोमोडिटी की डायमेंशन, जैसे लेंथ, ब्रेड्थ, या फिर हाइट या वेट, स्पेसिफिक क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी हम यूज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो ये सभी हैं स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक किसी कमोडिटी की। तो अगर इन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर टैक्स इम्पोज की जाती है, तो वैसे टैक्स को कहते हैं स्पेसिफिक टैक्स। अब आप पूछना चाह रहे होंगे कि ऐसी भी क्या कोई टैक्स होती है जो हम लेंथ या ब्रेथ या वेट या क्वांटिटी के बेसिस पर हम पे करते हैं? तो बिल्कुल ऐसे कई सारे टैक्स होते हैं, जिसको हम इन एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले और सबसे जो बेसिक एग्जाम्पल है, वो सिगरेट के ऊपर है। इंडिया में सिगरेट के लेंथ के ऊपर, सिगरेट के लेंथ के बेसिस पर टैक्स लगाई जाती है। अगर सिगरेट की लेंथ अधिक है तो उससे अधिक टैक्स ली जाएगी। वहीं हम अगर जब कोई व्हीकल खरीदते हैं, कार में खरीदते हैं, तो कार की भी लेंथ होती है और कार की इंजन कैपेसिटी भी होती है। इंजन कैपेसिटी होती है जिसको हम कई बार सुनते हैं ना कि ये कितने सीसी की इंजन है। तो ये जो सीसी है, क्यूबिक सेंटीमीटर, ये इंजन की कैपेसिटी। तो लेंथ और इंजन कैपेसिटी के बेसिस पर टैक्स लगाई जाती है। यानी कि अगर लेंथ अधिक है और इंजन कैपेसिटी अधिक है, तो यहाँ पर जो टैक्स लगेगी वो टैक्स भी अधिक पे करनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर कार को खरीदने के लिए। एक और एग्जांपल है कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में खाने गए, और आपने 5 तरह की डिशेज ऑर्डर की, तो अगर आपसे हर एक डिश के ऊपर, अगर आपसे पर डिश के हिसाब से टैक्स ली गई, तो ये टैक्स कहलाएगी स्पेसिफिक टैक्स, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी के बेसिस पे टैक्स ली जा रही है। क्वांटिटी के बेसिस पे टैक्स ली जा रही है। पेट्रोल के केस में या फ्यूल के केस में सेंटर जो है, सेंटर फ्यूल पे लगाती है एक्साइज ड्यूटी। तो ये जो एक्साइज ड्यूटी है जो सेंटर फ्यूल पे लगाती है, ये पर लीटर के हिसाब से लगाती है। पर लीटर, यानी कि ये भी क्वांटिटी के बेसिस पे टैक्स लगाई जा रही है। तो क्वांटिटी भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए जो एक्साइज ड्यूटी है ये भी स्पेसिफिक स्पेसिफिक टैक्स के गिनती में आएगी, कैटेगरी में आएगी। तो किसी भी कॉमोडिटी के डायमेंशन या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे अगर टैक्स चार्ज की जाती है, टैक्स इंपोज की जाती है, तो वैसे टैक्स को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक टैक्स। अब बात करते हैं एड वेलोरम टैक्स की। एड वेलोरम टैक्स क्या है? तो एड वेलोरम का मतलब होता है वैल्यू। एड वेलोरम का क्या मतलब है? वैल्यू। एड वेलोरम का मतलब है वैल्यू। अगर वैल्यू पर, टोटल वैल्यू पर
टैक्स लगाई जाती है, अगर प्राइस या वैल्यू पर टैक्स लगाई जाती है तो ऐसे टैक्स को कहते हैं एड वेलोरम टैक्स। एड वेलोरम टैक्स क्या होती है? वैसी टैक्स जो किसी कोमोडिटी के प्राइस या उसके वैल्यू पर लगाई जाती है। वैल्यू आई थिंक आपको पता होगी, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी इज वैल्यू। प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी इज वैल्यू, यानी कि जो अल्टीमेट प्राइस है, अल्टीमेट वैल्यू है किसी कोमोडिटी की, उसके बेसिस पर जो टैक्स लगाई जाती है वो है एड वेलोरम टैक्स। अब एड वेलोरम टैक्स की एग्जांपल है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वैट। वैट की फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैल्यू के ऊपर ये टैक्स लगती है। तो वैल्यू एडेड टैक्स है, तो ये वैल्यू एडेड टैक्स आप कहाँ देखते हैं? वैल्यू एडेड टैक्स आप देखते हैं फ्यूल के केस में। वैल्यू एडेड टैक्स देखते हैं आप अल्कोहल के केस में। तो फ्यूल और अल्कोहल के वैल्यू पर जो टैक्स लगती है वैसे टैक्स को कहते हैं एड वेलोरम टैक्स। अब ये जो वैट लगाती है, आपने पीछे देखा होगा कि मैंने आपको बताया कि फ्यूल पर सेंटर भी टैक्स लगाती है और स्टेट भी टैक्स लगाती है। तो सेंटर जो टैक्स लगाती है वो कौन सी टैक्स होती है? वो है एक्साइज ड्यूटी। और एक्साइज ड्यूटी की बेसिस क्या है? क्वांटिटी, क्योंकि ये पर लीटर के हिसाब से लगाई जाती है। इसलिए सेंटर जो एक्साइज ड्यूटी लगाती है ये है स्पेसिफिक टैक्स, और स्टेट जो लगाती है वो है वैट। और वैट लगाई जाती है वैल्यू के ऊपर। जैसे आपने मान लो 500 की पेट्रोल ली, 500 की पेट्रोल ली, तो इस 500 रुपए के ऊपर टैक्स लगाई जाएगी वैट। इसलिए ये जो टैक्स लग रही है ये वैल्यू के ऊपर लग रही है, प्राइस के ऊपर लग रही है। इसलिए ये जो टैक्स होगी ये होगी एड वेलोरम टैक्स। तो एक्साइज ड्यूटी स्पेसिफिक टैक्स है, और वैट कौन सी टैक्स है? एड वेलोरम टैक्स हो जाएगी। एक और एग्जांपल, जो पीछे रेस्टोरेंट वाली एग्जांपल हमने देखा था, तो रेस्टोरेंट वाले एग्जांपल से भी हम इसको समझ सकते हैं। तो वो एग्जांपल हम फिर से यहाँ पे देखते हैं कि अगर आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं, अगर आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं, आपने 3 तरह की डिशेज ऑर्डर की, 3 तरह की डिशेज ऑर्डर की, तो यहाँ पे 2 तरीके से आपसे टैक्स ली जा सकती है। और ये जो 3 तरह की डिशेज है इसकी जो आपने प्राइस पे की वो है 2,000 रुपये। 2,000 रुपये आपने इसके लिए, आपके इसकी प्राइस, आपको इस 3 डिशेज की जो कॉस्ट है, प्राइस है, वो 2,000 रुपये है। तो अब यहाँ पे जो आपसे टैक्स ली जाएगी वो 2 तरीके से ली जा सकती है। एक ली जा सकती है कि आपने पर डिश, पर डिश पर डिश के हिसाब से टैक्स ली जाएगी। तो ऐसी जो टैक्स है वो कहलाएगी स्पेसिफिक टैक्स। लेकिन जो दूसरा तरीका है टैक्स लेने का वो ये है कि वो जो 2,000 रुपये की जो प्राइस है, इस वैल्यू के ऊपर टैक्स लगाई जा सकती है। तो ऐसे जो टैक्स है जो भी पूरी प्राइस पे लगाई जाती है तो वो टैक्स कहलाएगी एड वेलोरम टैक्स। एड वेलोरम टैक्स। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये डिस्टिंक्शन भी समझ चुके होंगे। स्पेसिफिक टैक्स वैसी टैक्स होती है जो किसी कोमोडिटी के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, जैसे उसकी लेंथ, वेट, कार के केस में जो हमने देखा था कि उसकी इंजन कैपेसिटी, रेस्टोरेंट के केस में हमने देखा कि कितने तरह की डिश हमने ऑर्डर की, तो उस पर डिश के हिसाब से जो टैक्स लगेगी, यानी कि क्वांटिटी के ऊपर। पेट्रोल के केस में हमने देखा कि पर लीटर के हिसाब से जो एक्साइज ड्यूटी लगती है, तो वो है एग्जांपल्स स्पेसिफिक टैक्स की। वहीं एड वेलोरम टैक्स क्या होती है कि अगर फाइनल वैल्यू पे या टोटल प्राइस के ऊपर जो टैक्स लगती है तो वैसी टैक्स कहलाती है एड वेलोरम टैक्स।
एड वैलोरम टैक्स में हमने देखा कि जो स्टेट वैट लगाती है वो वैल्यू के ऊपर लगाती है। तो वैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एड वैलोरम टैक्स। इस रेस्टोरेंट वाले एग्जाम्पल में जो हमने देखा कि अगर 2,000 रुपए की डिश है, टोटल 3 डिशेज की प्राइस 2,000 रुपए है, तो इस 2,000 रुपए पर जो टैक्स लगेगी वो टैक्स कहलाएगी एड वैलोरम टैक्स। So I hope this distinction is clear to you now. Now we come to the third classification of taxes, which is our progressive and regressive tax. तीसरी क्लासिफिकेशन है प्रोग्रेस तीसरी क्लासिफिकेशन है प्रोग्रेसिव वर्सेस रिग्रेसिव टैक्स। तो हालांकि इसके बारे में हम रेफरेंस तो दे ही चुके हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स के बारे में हम पहले से भी रेफरेंस दे चुके हैं, तो इसको समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होती है? ये वे वैसी टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स वैसी टैक्स होती है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी टैक्स रेट भी बढ़ेगी। यानी कि एज इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल और एन एंटिटी राइजेस, टैक्स imposed on him also rises। आइडिया क्या है? आइडिया क्या है इसके पीछे? अगर किसी की इनकम बढ़ती है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगी वो भी इंक्रीज होगी। तो आइडिया क्या है? इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगी। ये जो एग्जांपल है ये प्रोग्रेसिव टैक्स है, इसमें हमने देखा था कि इनकम टैक्स जो है वो इसकी एक एग्जांपल है। या जो भी हम कोई भी डायरेक्ट टैक्स देखते हैं तो डायरेक्ट टैक्स जो है प्रोग्रेसिव टैक्स की एग्जांपल होती है। तो इसके पीछे आइडिया क्या है कि एट हायर इनकम लेवल योर टैक्स बर्डन इज ऑल्सो हायर। एट हायर इनकम लेवल योर टैक्स बर्डन इज ऑल्सो हायर। तो आइडिया क्या है इसके पीछे? जो आपकी टैक्स बर्डन हाई होगी जब आपकी इनकम लेवल भी हाई होगी। तो व्हाट इज द मेन मोटिव बिहाइंड इट? द मेन मोटिव बिहाइंड इज रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी। वही रिग्रेसिव टैक्स क्या हो जाएगी? रिग्रेसिव टैक्स वैसी टैक्स होती है जहां पे अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी टैक्स रेट भी नीचे आएगी, वहां बढ़ेगी नहीं। मे बी वो कम डाउन, इट विल कम डाउन। हो सकता है कि आप उसी रेंज में रहे, आपकी टैक्स रेट बढ़ेगी नहीं। मे बी इट विल कम डाउन और मे बी इट विल रिमेन एट द सेम लेवल। तो रिग्रेसिव टैक्स हो जाएगी हमारी वैसी टैक्स रिग्रेसिव टैक्स वैसी टैक्स हो जाएगी जब इनकम बढ़ती है, इनकम लेवल बढ़ेगी तो टैक्स रेट विल कम डाउन, इट में कम डाउन। तो इस तरह की टैक्स होती है रिग्रेसिव टैक्स। अब रिग्रेसिव टैक्स से क्या हो जाएगी? अगर रिग्रेसिव टैक्स ज्यादा लगे तो इससे क्या होगी? इनकम इनइक्वालिटी
इनकम इनइक्वालिटी विल राइज। इनकम इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। इनकम इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी, यानी कि जो स्टेट के डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं, नीति निर्देशक तत्व होते हैं, उसमें स्टेट्स को ये कहा जाता है कि इट हैज टू वर्क टुवर्ड्स रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी। तो अगर रिग्रेसिव टैक्स ज्यादा है तो वो वेलफेयर से दूर चली जाएगी, वेलफेयर से दूर हो जाएगी अगर रिग्रेसिव टैक्स ज्यादा है। वहीं अगर वहीं अगर प्रोग्रेसिव टैक्स ज्यादा है, वो वेलफेयर वो वेलफेयर की तरफ वो स्टेट जाती है। So these are the three classifications of tax structure of any economy or any country.